वरना यहाँ दंगा होने में कोई कसर बाकी नहीं थी, बिल्कुल कोई मुझे पता था कि हाँ एक चिंगारी में यहाँ दंगा हो जाएगा। कुछ लोग रात में आए थे अज्ञात 15-20 मोटरसाइकिल, मतलब 7-8 मोटरसाइकिल, 15-20 लोग थे। वो नारेबाजी कर रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम। जब एक लड़के को पीछे वो भागे हैं तो लड़का जो भाग लिया है तो लड़के के पीछे भी फायरिंग करी है उन्होंने। एक लड़के के पीछे एक लड़का भगा इस गली में को, तो उसके पीछे भी डंडा मारा उन्होंने। ऐसे नारे लगाते जाते, इनको मार दिया, एक तो मार दिया और भी मारने हैं, पता नहीं क्या कहते जा रही थी। वे एक तो मतलब कट्टे ले रहे थे और जो एक फरसा ले रहे थे, एक लाठी ले रहे थे, मतलब कई चीज ऐसी चीज ले रहे थे। लड़की के भी उन्होंने लाठी फेंक के मारी। जब लेके गई इतनी बुरी हालत थी, बहुत बुरी। वहां जाते आईसीयू में सीधा पट्टी करते भी तो कहाँ कहाँ करते, डॉक्टर भी कहाँ कहाँ ना करते, सारे शरीर का ही कर दिया था उन्होंने, कुचला बना दिया था। ये ऐसे ही सारा सिर, इस सिर का ऐसे ऐसे अलग हो रहा था, ये सिर इतना। मतलब हम ये नहीं चाहते थे कि बागपत का नाम दंगा बागपत के साथ जुड़े। किसी भी हाल में मेरी पहली कोशिश ये थी कि बागपत के साथ दंगा सब ना जुड़े। पापा पे था भी, तो पापा पढ़ाई तो रहे थे अभी तो कहीं से 1 रुपया आना ना जाना, पापा जो पापा लाए उसमें ही होगा सब काम। और अब प्रशासन जो है हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार कर रहा है। ऐसा तो लग रहा है कि मुसलमानों में डर फैलाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि मुसलमानों में इनके यहाँ पे डर फैला दें तो हिंदू मुस्लिम हो जाए। और लेकिन अब जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, उन्हीं लोगों के पास जाता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ठगा हुआ और बहुत मतलब डिस्टर्ब, मुझे खुद दुख होता है कि मतलब मैं कैसी सिचुएशन में आ गया और एक हंसता खेलता मेरा परिवार बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के भगौड़ में, जिसके साथ लगता है बागपत का एक गांव जिसका नाम है जिले। आज पूरा दिन हमने वहां पर बताया। जो स्टोरी हम आपको बता रहे हैं, कहानी आज हम आपको दिखा रहे हैं, वो एक व्यक्ति की है जिसका नाम है दाऊद अली। उनकी हत्या हो जाती है जब वो अपने घर के बाहर 2 सितंबर की शाम को, रात को अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। उनके घर के बाहर एक ग्रुप आता है, एक तरह से एक मॉब आता है जिसमें 20 से 22 लोग शामिल हुए होते हैं, जो मोटरसाइकिल पर आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद जो दाऊद अली का परिवार है वो ये कहता है कि किस तरह से उनके पिता की हत्या की गई। उसके बाद वो अपने इंसाफ की कोशिश में लगते हैं। इस पूरे मामले में अभी तक 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहीं ये क्लेम किया जाता है कि जो भगौड़ का इलाका है, यहाँ से लोग आए थे क्योंकि यहाँ पर एक मीटिंग की गई थी, एक मंदिर में लोग सम्मिलित हुए, यहाँ पर एक मीटिंग की गई। इस तरह का क्लेम किया गया कि इस मीटिंग में एक फैसला लिया गया, बातें की गई, उकसाने वाली बातें, जिसके बाद दाऊद अली पर हमला हुआ। दाऊद अली वो नहीं रहे उसी रात और 1 महीने बाद तक अभी फ़िलहाल गिरफ्तारियां जारी हैं। ये 13 लोगों के नाम सामने आए हैं और 4 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है। जो FIR है उसमें 4 लोग अज्ञात भी हैं। तो एक तरह से यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने हमें बिना कैमरे के बात करते हुए ये बताया कि यहाँ पर भी एक दहशत का माहौल है और वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो लड़के हैं, जवान लड़के हैं, उन्हें पुलिस पकड़ के किसी भी तरह से ले जाए। 18 लोगों के घर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए थे जो लोग अक्यूज हैं इस पूरे मामले में। वहीं जो दाऊद अली के बेटे हैं वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनके पिता की जो मौत हुई है उसके लिए उन्हें इंसाफ मिल पाए और उनकी जो शर्तें प्रशासन के सामने उन्होंने रखी थी उन्हें माना जाए। घटना जो है मैडम ये 10 से 10:15 बजे के बीच की है। कुछ लोग रात में आए थे अज्ञात 15-20 मोटरसाइकिल, मतलब 7-8 मोटरसाइकिल, 15-20 लोग थे वो। उन्होंने आते ही और जो है मारना शुरू कर दिए। तो हम लोग भी डर के भाग गए इधर। एक वो बैठे हुए थे वो भी पीछे भाग गए। वो एजेड है थोड़े से, तो वो बैठे रहे, भागा नहीं गया उनका। हाथ में डंडे, सभी हथियार थे, डंडा, लाठी, बल्लम, फरसा, फायर वगैरह भी उन्होंने 1-2 किया है। उस रात को जैसे मेरे पापा बैठे हैं, मैं फ़ोन लेके आई थी, कह लगी, मैंने बोला पापा से, पापा बात कर लो, भैया का फ़ोन आ रहा, वो खेत में है। मैंने कहा पापा बात करने लगे, मैं उनके पास ही ऐसे ही खड़ी होगी।
पापा ने मेरे से बात करी, उनसे भी करी। फिर पता नहीं 5-7 मोटरसाइकिलों पे इधर से आए ऐसे आके, वो मोटरसाइकिलों से उतरे। 9 मोटरसाइकिल मतलब चलती चलती से कूद गए, वो हल्की सी चलती चलती से कूद गए। फिर उन्होंने ना मेरे पापा से नहीं पूछा कौन है आप, यहाँ क्यों बैठे हो, कुछ नहीं, किसी से भी बजाना शुरू कर दिया और नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी कर रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम। जिस टाइम ये घटना हुई तो 10 बज रहे थे, तो मैं अपने चबूतरे पे लौट रहा था। तो जैसे ही लड़की का रोने का आवाज़ आई तो मैंने अपने लड़के को आवाज़ मारी, अगर बेटे बदमाश आ गए। तो जैसे ही वो भाग कर आया तो उस पर को फायरिंग कर दी। ठीक है जी। जैसे दूसरी फायरिंग करी तो मैं एक तख्त के नीचे बढ़ गया। ठीक है। इतने में ही हमें मतलब किसी को नहीं उठने दिए वहाँ से। तो हम जो मतलब जब वे मतलब वहाँ से नारेबाजी करके वो चल दिए, जय माता की फलाने की ढिकड़े की करके वे वहाँ से चल दिए। क्या वो जय श्री राम का नारा बोल रहे थे? जय श्री राम का नारा बोल रहे थे वो। ठीक है जी। वहाँ से वो निकल के आगे को चले गए। आगे चल के उन्होंने फायरिंग करी है। फायरिंग करने के बाद में पब्लिक आई है। फिर मैं भी मतलब भाई के पास पहुँच गया हूँ। भाई के पास आके देखा कि इसकी बहुत बुरी हालत है। तो मैंने इनसे बच्चों से कही आप इसे अस्पताल ले जाओ। तो उठा के उसको हमने अपनी गाड़ी में गिरा तो मेरठ ले गए। और किन चीज़ों के साथ हमला किया गया था उन पर? है जी। क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करके हमला हुआ था? वे एक तो मतलब कट्टे ले रहे थे, और जो एक फरसा ले रहे थे, एक लाठी ले रहे थे, मतलब कई चीज़ ऐसी चीज़ ले रहे थे। लड़की के भी उन्होंने लाठी फेंक के मारी। जैसे लड़की रोई है तो लड़की के भी उन्होंने डंडा मारा फेंक के। उनकी तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, यहीं से ही ख़राब थी। थोड़ी बहुत देर और न लेके जाते तो दम तो यहीं निकल गया था उनका। जब उनको कुछ छोड़ ही ना शरीर में, तो जब लेके गई इतनी बुरी हालत थी, बहुत बुरी। वहाँ जाते ही आईसीयू में सीधा पट्टी करते भी तो कहाँ करते, डॉक्टर भी कहाँ ना करते। सारे शरीर का ही कर दिया था उन्होंने, कुचला बना दिया था। ये ऐसे ही सारा सिर, इस सिर का ऐसे अलग हो रहा था। ये सिर इतना बिल्कुल किस चीज से अटैक? फरसे से सिर में। और जो वो मोटरसाइकिल की चैन नहीं होती, वो डंडों में ऐसे लपेट रखी थी, जो बजाई थी उन्होंने उन डंडों से। जब एक लड़के को पीछे वो भागे तो लड़का जब भाग लिया है तो लड़के के पीछे भी फायरिंग करी है उन्होंने। एक लड़के के पीछे एक लड़का भगा इस गली में को, तो उसके पीछे भी डंडा मारा उन्होंने फेंक। और आप क्या समझते हैं कि क्यों ये इस तरह का अटैक हुआ यहाँ पर, और क्या आपको लग रही है कि क्या वजह थी? वजह हमें इस चीज़ का वजह का पता नहीं लगा जी, कतई भी। अगर इस चीज़ का वजह पता लगता तो हम पुलिस को भी बताते, किसी और को भी कहते जी, गांव में भी कहते। इस चीज़ का हमें पता नहीं लगा। मुसलमानों में डर फैलाने की कोशिश है, आपको लगता है कि ऐसा है? ऐसा है जी। ऐसा तो लग रहा है कि मुसलमानों में डर फैलाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि मुसलमानों में इनको यहाँ पे डर फैला दें तो हिंदू मुस्लिम हो जाए या कोई इस तरह की बात हो जाए। देखो दहशत तो मुसलमानों के अंदर है ही अभी, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है। हर आदमी को ये दहशत हो रही है मुसलमानों में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे मिलके मतलब ऐसा कोई काम ना कर दें। गांव तो देखो ठीक है, हमारा गांव ना करे, मगर दूसरे गांव जो नज़दीक के हैं वे भी ऐसा कर सकते हैं, या गांव के भी कर सकते हैं जी। गांव के मिलकर कोई पता थोड़ी लगता है जी किसी का। जो आसपास के गांव हैं उनमें कौन किसकी ज्यादा तादाद है? इधर के गांव में किसकी? सबकी तादाद ज्यादा जी, गुजरों की तादाद ज्यादा है। और ये गांव मिक्स्ड गांव है? ये मिक्स गांव है। इनसे भी मतलब 1 गुना है मुसलमान यहाँ पे, 3 गुना मुसलमान यहाँ गुजर ज्यादा है। पापा पैता भी तो पापा पढ़ाई तो रहते अभी तो कहीं से 1 रुपया आना न जाना। पापा जो पापा लाए उसमें ही होगा सब काम। और क्या, भी कहीं से हमारी नौकरी आ रही। खेती बाड़ी का हमारा काम है, किसान है हम तो। खेत में काम कर काम है। अब धान लगा रखा, उनमें भी पानी करने जाना है। फिर पीछे भाग ले हमारे भैया के भी। पहले पापा खत्म हो गया, भैया के पीछे करने लगे हुए तो। तो आप लोगों में किस तरह का डर है? क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ का माहौल कैसा हो रहा है?
हमारे गांव का तो ठीक है माहौल, पर पता ना उन्होंने बिगाड़ा कहाँ से आके बिगाड़ा, हमें तो पता ना। हमारे तो गांव का पहले से ही ठीक है। और तो अटैक के बाद मतलब मेरे पास फ़ोन आया घर से कि भाई कि पापा को चोट लगी है। मेरे कजिन ने फ़ोन किया कि पापा को चोट लगी है और कोई फरसा वरसा मार के ऐसे कुछ चले गए हैं और उनको मेरठ ले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन है, तो तुम भी मेरठ आ जाओ और अभी आ जाओ, इस तरह से उन्होंने कहा। तो वो मतलब घर वाले कभी ऐसे बोलते नहीं है कि भाई अभी आ जाओ तुम, तो मुझे लगा कुछ सीरियसली है, तो फिर मैं वहाँ से गाड़ी लेके मैं और मेरा एक दोस्त हम दोनों मेरठ चले गए। मैं दिल्ली था उस टाइम, तो मैं जब दिल्ली गया तो मैंने जाने से पहले मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया था, जो एसपी हैं इस टाइम यहाँ बागपत में, नीरज कुमार यादव ने। मेरी उनसे बात हुई थी कि सर ऐसे ऐसे हमला हुआ है और मेरे फैमिली पे, और मतलब मैं यहाँ पे हूँ और आप सिचुएशन को दिखवाइए। तो उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया कि मैं दिखवा रहा हूँ और आप उनका इलाज कराइए। उसके बाद मैं मेरठ पहुँचा 2 बजे रात में, 2 ओड का ही टाइम रहा होगा, 2:45। तो उस टाइम में जब मैंने गया, मैंने जाके पापा को देखा, आईसीयू में थे, वो वेंटिलेटर पे थे, तो मुझे लगा कि मतलब चांसेस बहुत कम है कि वो सरवाइव कर पाए, ऐसे चांसेस बहुत कम है। तो फिर मैंने तुरंत तभी फिर एसपी साहब को फ़ोन किया कि सर कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और बहुत कम चांसेस है कि ये सरवाइव करें, जैसे इंजरीज इनको हेड इंजरीज है और आँख से खून आ रहे थे उनके, उस टाइम पे कान से खून आ रहे थे जब मैंने उनको देखा उस हालत में। तो फिर उन्होंने कहा कोई नहीं आप इलाज कराओ, उसके बाद देखते। फिर जब मैं सुबह 5 बजे मैंने पापा को देखा तो दे डिक्लेयर डेड, और उसके बाद मैंने एसपी साहब को बताया कि मतलब वो मर चुके हैं और ये इसमें घटना में उनकी जान चली गई। तो उन्होंने फिर कहा ठीक है हम उसको दिखवाते हैं। फिर पोस्टमार्टम के लिए हम लोग चले गए। फिर डेड बॉडी हम लेके घर आ रहे थे तो लोगों का बहुत दबाव था मेरे ऊपर भी कि जो है हम रोड जाम कर देंगे और हम इस तरह से जो है प्रोटेस्ट करेंगे हाईवे पे रख के बॉडी को, और इस तरह की घटना हुई कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो गया एकदम से, जब कोई किसी से रंजिश नहीं कुछ नहीं। तो उसके बाद मेरे पास फ़ोन आए, लोगों ने कहा, बहुत मतलब प्रेशराइज भी किया मुझे कुछ लोगों ने, लेकिन मैंने मतलब इस तरह प्रशासन से मतलब मैं टच में था, तो उन लोगों ने कहा कि जो आपकी डिमांड होगी, जितनी भी वैलिड डिमांड्स होगी उन सबको हम सुनेंगे और उनको जो है आगे फॉरवर्ड करेंगे और उस पर जो है आपकी डिमांड सारी मान ली जाएंगी, तो आप ऐसा कुछ मत करो। तो मैंने जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि सिचुएशन यहाँ की बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पे मार्केट्स बंद थी और लोग ग्रुप्स में इकट्ठा हो रहे थे कहीं कहीं, और चुप बिल्कुल एक शांति होती है। मैंने मतलब दिल्ली को जलते हुए देखा, मैंने मुजफ्फरनगर को जलते हुए देखा, तो मैंने देखा था कि ये परफेक्ट राइट कंडीशन है यहाँ पे और इसमें यहाँ से आगे कुछ भी हो सकता है, आइदर वे इट कैन गो। तो मैंने फिर उसको मैंने असेस कर लिया बहुत जल्दी। सबसे पहली डिमांड ये थी कि ये केस खुलना चाहिए 3 दिन के अंदर, केस जो है खुलना चाहिए जल्दी से जल्दी। 2 दिन का टाइम मतलब गांव वालों ने दिया, तो पुलिस ने कहा कि हमें 1 दिन का टाइम और दे दो, 3 दिन में हम केस खोल देंगे। तो पुलिस ने ये बात हो गई। फिर उसके बाद परिवार के सब मतलब लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने और क्षेत्र के, कि भाई इनके कंपनसेशन के तौर पे इनको मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से और जो किसान दुर्घटना बीमा होता है उनमें इनको एनरोल करा के उसका इनको बेनिफिट दिलाया जाएगा। और एक इनके किसी भी एक लड़के को, तीनों ग्रेजुएट हैं, तीनों भाई हम ग्रेजुएट है जानने से, कि किसी भी एक बच्चे को इनको सरकारी नौकरी दिलाई जाएगी। ये प्रोमिसेज हुए और उसके बाद अधिकारियों ने बहुत समझाया। मैंने भी मतलब अधिकारियों की सारी बात मैंने मानी उस टाइम पे, एक एक बात मैंने उनकी मानी और हमने जो है पापा जी का मतलब जो वो था दाह संस्कार वो कर दिया अधिकारियों की मौजूदगी में। और अभी किस तरह की औपचारिक एक फॉर्मेलिटी हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, आपकी जो डिमांड्स हैं उसका क्या स्टेटस है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रिएक्ट कर रही है उसमें? फिर उसके बाद मतलब केस के बाद बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। फिर उसके बाद मैंने जब मुझे थोड़ा टाइम मिलना शुरू हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया, वो आई। मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे कलेक्ट करके और मैंने उनकी फाइल बना के, मैंने जो यहाँ के लोकल विधायक है योगेश धामा जी, उन्होंने जो वो लेटर दिया था वो मैंने मुख्यमंत्री जी को सेंड किया।
उसके बाद जो मैंने और किसान दुर्घटना बीमा वाला था वो भी मतलब लगाया हुआ है। तो उसमें मुख्यमंत्री जी वाले में उसकी मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन यहाँ पे आई, ऑनलाइन वेरिफिकेशन यहाँ पे आई डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे वो जो था और तहसीलदार लेवल पे वो कैंसिल कर दिया गया। हम लोग हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि मैं ये पर्सनली मैं अपनी बताऊं, जब किसी स्टेट के आगे या किसी डिस्ट्रिक्ट के आगे किसी गांव के आगे दंगा शब्द लगता है ना, तो उससे बुरा उसकी पहचान कोई नहीं हो सकती। मतलब हम ये नहीं चाहते थे कि बागपत का नाम दंगा बागपत के साथ जुड़े। किसी भी हाल में मेरी पहली कोशिश ये थी कि बागपत के साथ दंगा शब्द ना जुड़े, वरना यहाँ दंगा होने में कोई कसर बाकी नहीं थी। बिल्कुल कोई, मुझे पता था कि यहाँ एक चिंगारी में यहाँ दंगा हो जाएगा, लेकिन उस कंडीशन को मैंने असेस किया, प्रशासन की सारी बात मानी। और अब प्रशासन जो है हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार कर रहा है। पुलिस ने जो हमसे पहले दिन कहा था, पुलिस एसपी साहब ने जो मेरे से पहले दिन वादा किया था, वो आज भी उसी वादे पे अड़ेंगे। लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं, जो मतलब ये तहसील प्रशासन और ये लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे तो कह देते हैं। अब जो मैंने फाइल लगाई है वो कैंसिल कर रहे हैं वो लोग, और वो कह रहे हैं ऐसे तो कह देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये कोई ऐसे नहीं होता जैसे तुम कर रहे हो। ये तो जो है ऐसे तो कह देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और जबकि मौके पे एसडीएम खेगड़ा मौजूद थे, एसपी सिटी क्राइम जो उस टाइम देख रहे थे, हमें बताया गया, मैं तो जानता नहीं था, वो मौजूद थे, एसएचओ साहब मौजूद थे, और जितने भी आला अधिकारी हैं। मैंने कहा था कि आप डीएम साहब को बुलवा लो, आपके पास इतनी पावर नहीं हो तो। उसकी मेरे पास सब चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। तो उन्होंने कहा था नहीं हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं और वी आर इन फुल कैपेसिटी। आपकी जो भी ग्रीवेंसीज हैं हम उनको एड्रेस करेंगे और हम फुल कैपेसिटी में, आपके साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होगा। और लेकिन अब जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, उन्हीं लोगों के पास जाता हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ठगा हुआ और बहुत मतलब डिस्टर्ब, मुझे खुद दुख होता है कि मतलब मैं कैसी सिचुएशन में आ गया और एक हंसता खेलता मेरा परिवार बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हम मौजूद हैं फिलहाल जिला अधिकारी के दफ्तर में। यहाँ पर जो बागपत में तहसील है, वहाँ पर शाहरुख अपनी एक अपील लेकर के आए हैं। जब ये पूरा पहले मामला सामने आया था, जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई थी, उसमें जो लोग ज़मीनी स्तर पर शाहरुख से मिलने के लिए आए थे, उनके परिवार से मिलने के लिए आए थे, उन्हें 3 शर्तों को माना था। उन्होंने 3 शर्तें सामने रखी थी परिवारजनों ने, और जो लोकल्स हैं उन्होंने 3 शर्तें सामने रखी थी। जो ये पूरा मामला हुआ, इसकी संवेदनशीलता को देखकर शाहरुख के परिवार ने एक गुड फेथ में जो भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे वादे कर रहे थे, उन वादों को मान लिया, ताकि जो सिचुएशन है वो उससे ज़्यादा हाथ से बाहर ना जाए। और इस पूरे मामले को रख करके और जो सोसाइटी में सौदर जो रिलेशंस हैं वो ख़राब ना हो, इन सब मामले को देखकर उन्होंने गुड फेथ में जो प्रशासनिक लोगों ने उन्हें वादे दिए, आश्वासन दिए, उन सब चीज़ों को मान लिया। शाहरुख पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं अपनी इन मांगों को औपचारिक रूप से, एक तरह से फॉर्मल रूप से इन अश्योरेंसेस को रियलिटी बनाने के लिए। आज वो पहुँचे हैं तहसील, उन्होंने अपनी पूरी दलील दी, एक पत्र लेकर के वो आए। उनकी जो फाइल थी, जो ऑफिशियल पोर्टल होता है IGRS, वहाँ पर उस फाइल को बंद कर दिया गया। इस फाइल में लिखा था कि शाहरुख को एक सरकारी नौकरी जो इनके परिवार के मेंबर हैं उनको दी जाएगी, पर इस फाइल को बंद कर दिया गया। आज वो अपील लेकर के अपनी यहाँ पर आए और उन्हें औपचारिकताओं में, फॉर्मेलिटीज़ में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा एक जाल है उसमें वो उलझा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं। उन्हें ये बताया जा रहा है कि प्रशासन उनके साथ सहानुभूति ज़रूर रखता है, पर मौखिक अश्योरेंसेस से कुछ नहीं होने वाला है। उन्हें अपने ऑब्जेक्शंस, फॉर्मेलिटीज़ को एक प्रोसीजरल तरीके से प्रोसीड करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, लेकर के जानी होगी अपनी दलील। अब ये कहा जा रहा है उनसे कि लीगली जो पॉसिबल होगा, जो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स होंगी, उसमें जो हो पाएगा वो किया जाएगा। मगर शाहरुख इस समय पर ये कह रहे हैं कि वो बेट्रेड फील कर रहे हैं इस पूरी प्रशासनिक कार्रवाई से। 4 अरेस्ट हुए हैं जी, फरार है, उनकी तलाश चल रही है, जी दिया गया है। जी। और सर, इसमें ये जो अरेस्ट हुए हैं 4, इन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है क्या कि ये किसी सम्मेलन में शामिल हुए थे जहां पर बोला गया था कि आप जाकर के हमला करिए, या इस तरह की कोई चीज? नहीं, सम्मेलन जैसा कुछ नहीं था। ये लोग अपना इकट्ठा हुए थे, इन लोगों ने अपना षड्यंत्र रचा था, उसका ये था। अच्छा, तो ये राजनीतिक लेकिन षड्यंत्र रहा ना?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये गांव के ही लोग थे, अपना आपस में इकट्ठा हुए थे। इनका पुराना विवाद चल रहा था, उसको लेके हुआ था। अच्छा, और टोटल कितने आरोपी हैं सर इसमें? इसमें है अभी तो जो आए हैं प्रकाश में, वो तो हैं जो है 16-17 लोग हैं उसमें। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसका कोई बीजेपी से या राजनीतिक उससे संगठन से संबंध नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उनका। ठीक है साहब, ठीक है। जो परिवार है वो कह रहा है कि वो यहाँ रहना नहीं चाहता है, पलायन करना चाहता है। आप लोगों ने उनको कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है या क्या हाँ, कर रहे हैं? सिक्योरिटी तो इन्हें तो मिल गई है। जो इनके थे, इनको तो इनके साथ तो 2 गनर लगे हुए हैं। जी, और अभी सुरक्षा लेकिन करने एक तो खेत में हमेशा कोई से हमला लगे हुए हुआ हैं। है क्या इन पे खेत में? अब ये कह रहे हैं, उसकी जांच चल रही है। ये कह रहे थे पीछे से कुछ आवाज आई थी कि जो है पकड़ो पकड़ो, ऐसा था। अच्छा, ठीक है साहब, तो ठीक है। इन्होंने किसी को देख नहीं पाया, तो उसकी जांच चल रही है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।